हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है 27 जनवरी और आज हम कर रहे हैं आज का डेली प्लानर रिकॉर्ड। ठीक है, और आई होप आप सब ठीक होंगे। और एज यूजुअली आज हम कर रहे हैं डेली प्लानर रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये डेली प्लानर किस किस के लिए, तो देखो जितने भी टाइप्स की वनडे एग्जाम्स होती है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डेली प्लान बताते हैं आपको, है ना। डेली प्लान यानी कि इन द सेंस जैसे कि आपको डेली किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक का आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है, वो सारा हम इस इस डेली प्लानर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समझ ना होते हम आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं आज का डेली प्लानर। ठीक है, तो आज का डेली प्लानर ये रहा 27 जनवरी। ठीक है, 2026 चल रहा है और आज द डे इज़ द ट्यूसडे। ठीक है, सो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि जितनी भी एग्जाम्स है, रेलवे, स्टेट, BCS, बैंकिंग और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में आपका चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका सेकेंड डे है और इसका रिवीजन अभी से चल रहा है। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 39 नंबर पर देखना है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का क्या देखना है, इसमें अच्छे से आगमन पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको टॉपिक पढ़ना है वेन डायग्राम, जो हमने कल पढ़ लिया उसका आज आपको अच्छे से क्या करना है, रिविजन करना है। ठीक है, 17th वीडियो है। पॉलिटिकल साइंस में लूसेंट चल रहा है, इसमें पॉलिटी में आपको देखना है 28 नंबर निर्वाचन आयोग। इसके अच्छे से आपने नोट्स बना लेंगे, आज आपको इसका करना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिवीजन। ठीक है, फिर बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें एरर डिटेक्शन की क्लास 9th है, जो वीडियो नंबर 117 पर मिल गया आपको इंडेक्स में, और PDF नोट्स 118 और 119। आप देखो ये जो नंबर लिखे हैं ये मैंने इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी डाल दी है। ठीक है, जिसको भी चाहिए तो अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। अब ये टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल स्टडीज़ में लूसेंट में आपको देख रहे हैं ज्योग्राफी, है ना, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक यूट्यूब की लिंक आपको शेयर करी है, उसमें से आपको वीडियो नंबर सेकेंड देखनी है और इसको देखनी है आपको 2x पर। ठीक है, और जो भी अगर एडिशनल दिखे तो उसके आपको प्रॉपर तरीके से क्या बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। फिर स्टैटिक जीके की बात करते हैं, स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है 4th नंबर पे संगीत वाद्य यंत्र चल रहा है, जिसमें आपको इसका रिपीट रिवीजन चल रहा है, संगीत वाद्य यंत्र का अच्छे से रिपीट रिवीजन करना है। करंट और वोकेब की मैं आपको PDF अपलोड कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी ये भी। और साथ में मॉक टेस्ट आज आपको लगाना है 22वें नंबर को, अच्छे से एनालाइज करना है और साथ में उस एनालाइज का आपको शॉर्ट नोट्स बनाकर रेडी रखना है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डेली प्लानर। अब हम देख रहे हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है पंचशील सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत धर्म से तोड़ा गया है इस शब्द को, पंचशील सिद्धांत, और ये बहुत सभी के लिए नया है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ। एक मिनट मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, भारत चीन और संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ था। ठीक है, यह समझौता 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में हस्ताक्षर किया गया। कहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। एक मिनट, इनका कैपेसिटी इतनी रखते हैं, ये में हाईलाइटर है। ठीक है, तो कब कब किया गया, 29 अप्रैल 1954 को कहाँ पर, बीजिंग में हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण स्थिति यानी पीसफुल ऑफ को एक्सिस्टेंस इसका महत्वपूर्ण मोटो है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री थे जिसका नाम है झाओ एनलाई। क्या नाम था, ये झाओ एनलाई, इन दोनों के बीच होता है ये पंचशील सिद्धांत पे हस्ताक्षर। ठीक है, के बीच था। तकनीक रूप से तिब्बत क्षेत्र को लेकर भारतीय राजदूत, ठीक है, जो भारतीय राजदूत थे जिनका नाम था एन राघवन, और चीन के उपदेश विदेश मंत्री थे कौन थे, हांगचाओ। तो ये दो वर्ड है, ये भी याद रखना, क्या नाम है, एन राघवन कौन थे, भारत के राजदूत थे, और चीन के उप विदेश मंत्री कौन थे, चांग हानफू ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, एक है भारत के प्रधानमंत्री, आपका नाम क्या है, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है झाओ एनलाई। ठीक है, अगली बात है किस तिब्बत क्षेत्र को लेकर हुआ, तो ये एन राघवन वहाँ के राजदूत थे, और उधर के विदेश मंत्री कौन थे, चांग हान फू। ठीक है, अब ये पंचशील सिद्धांत क्या है, तो संस्कृत के पंच का मतलब 5 और शील का मतलब है आचरण के नियम, है ना, एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का सम्मान करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है, देखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि दो दो देशों के बीच में आपस में क्या समझौता बनाकर रखना। ठीक है, परस्पर अनाक्रमण, ठीक है, नॉन अग्रेशन से रहता है, एक दूसरे से आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना, कि आपके
देश में क्या हो रहा है, ठीक है। अगली बात है समानता और परस्पर लाभ, इक्वलिटी इन म्यूचुअल बेनिफिट्स होना, और शांति रह अस्तित्व यानी कि बिल्कुल अच्छे शांति से रहना, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुट परीक्षण आंदोलन में भूमिका क्या है, रोल इन नेम, ठीक है। तो देखो क्या है, पंचशील के इन सिद्धांतों के बाद 1955 में बाडुंग सम्मेलन, अब ये बाडुंग सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कब होता है, 1955 के बाडुंग कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया था। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम आधार इसका बने है ना, ये नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम गुट निरपेक्ष, ठीक है। तो नारा क्या था, तो ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट नारा, स्लोगन, ठीक है। तो इस समझौते के बाद भारत और चीन रिश्तों में सुधार हुआ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका नारा क्या था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा प्रचलित हुआ, ठीक है। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा प्रचलित होता है वो यहीं से होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है आपका समिति अवधि, तो समिति अवधि ये समझौता मूल रूप से 8 वर्षों के लिए हुआ, कितने वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए हुआ, जो 1962 में जाके समाप्त हुआ। तो ये चलता कब है, तो ये देखो यहाँ पर एक डेट दे रखी है ना, 1954 में चलता है और 1962 में जाकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आलोचना और विफलता क्या रही इसके अंदर, तो देखो 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने और 1965 में भारत चीन युद्ध के साथ ही पंचशील समझौते की भावना पूरी तरह से खंडित हो गई। आलोचक कौन थे, जैसे जेबी कृपलानी है ना, मानते हैं कि इस समझौते के माध्यम से भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार करने में बड़ी रणनीतिक भूल की थी, ठीक है। तो ये पंचशील सिद्धांत है, इसमें से देखो अब याद करने की चीज़ क्या है ना, तो पंचशील जो सिद्धांत है इसका मतलब क्या है, ये चालू कब होता है, तो 1954 में ये चालू होता है और कहाँ तक जाता है, 1962 तक ये जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं तो जो पीएम की बात रहती है ना, अभी पीएम आपको दोनों याद करने, एक तो जवाहरलाल जी नेहरू थे, उधर कौन से थे, जाओ एन लाई, ये 2 पीएम थे। राजदूतों की बात करते हैं, ठीक है, तो राजदूत भी इसमें 2 थे, अपने इधर से कौन थे, एन राघवन जी, और उधर से कौन थे, चांग हान फो, CHF ये थे, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना जो नारा दिया था है ना, स्लोगन याद रखना है, स्लोगन क्या था, तो स्लोगन था आपका हिंदी चीनी भाई भाई है ना, ये इसका स्लोगन था। कितने टाइम तक चला था, तो ये लगभग चलता है टोटल 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक चलता है, 8 वर्षों तक है ना। खंडित है ना, आलोचना और विफलता का भी, तो ये पॉइंट रखना 1959 के समय किसकी वजह से, दलाई लामा की समय से, और 1962 में समाप्त होता है, क्यों, क्योंकि इंडिया और चाइना का इसमें क्या होता है, वॉर, ठीक है। तो ये पूरी पंचशील सिद्धांत की कहानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए हमारे चुंगू मुंगू भैया आए हैं आपको थैंक यू बोलने, कि आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर कर दो, कहाँ तक, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हो उन सब एस्पिरेंट्स तक शेयर कर दो, जो प्रॉपर वे में आप पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हाथ जोड़कर हमारी विनती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।